नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जो ये महाराष्ट्र में जो सचिन वाजे के द्वारा जो उगाही हो रही है या हुई है उसके बारे में हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा ये मुग़ल हिस्ट्री की तरफ ले जाना चाहता हूँ। बाबर 1526 में काबुल से हिंदुस्तान आया। 1526 में वह पानीपत के मैदान में पहुंचा और उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो अफ़गान था, इब्राहिम लोदी। अफ़गान वंश का वो था। बाबर की सेनाओं ने उसे पराजित किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये बात है 18 अप्रैल 1526। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक हिंदुस्तान में रहा। उसने दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा किया और यहाँ का सुल्तान बना। उस समय सत्ता का केंद्र दिल्ली और आगरा दोनों हुआ करता था। बाबर केवल 4 वर्ष हिंदुस्तान का बादशाह था। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जो कि तुर्की भाषा में है और उसका नाम है तुज़के बाबरी। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि जब मेरे सिपाही हिंदुस्तान के गांवों की तरफ जाते थे तो गांव के लोग मेरे एक सिपाही को देखकर भी घर में भेड़ बकरियों की तरह बंद हो जाते थे और दरवाजे बंद करके लोग घर में छिप जाते थे। मेरा ये मानना है कि आखिर उसके एक सिपाही में इतनी क्या औकात थी, या यूं कहा जाए कि वो भी एक इंसान ही था, लेकिन इसका मतलब है कि उसके पास पावर कुछ ज़्यादा थी और वो पावर उसकी नहीं थी, वो पावर उसको सत्ता की तरफ से प्रोवाइड की गई थी। मतलब जो उस समय का शासन था, जो सत्ताधीश लोग थे, उन लोगों ने उस सिपाही को इतना मजबूत कर दिया था कि उस समय गांव के लोग या हिंदुस्तानी लोग घरों में भेड़ बकरियों की तरह बंद हो जाया करते थे, छिप जाया करते थे। इसके लिए गांव के लोग जिम्मेदार नहीं थे। वो जो सत्ता, जो एक्सप्लॉयटेशन की जो सत्ता दी गई थी, जो शोषण की, परेशान करने की, अत्याचार करने की सत्ता, वो अधिकार उस एक कारिंदे के पास था। अब मैं ये बात करता हूँ महाराष्ट्र में सचिन वाजे एक लोकल छोटे लेवल का एक पुलिस का इंस्पेक्टर, वो भी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, पूरी तरह इंस्पेक्टर भी नहीं। उसकी तूती बोलती थी। वो व्यक्ति सारे बड़े बड़े कांडों में, सारे उगाही के केसों में वही आदमी सबसे आगे रहा है। बातें आती है कि क्या एक एपीआई को इतनी शक्ति कहाँ से मिल गई कि वो इतने बड़े बड़े कारनामे करने लगा। मेरा मतलब, मैंने बाबर की जो बात किया था, मेरा कहने का अंदाज़ा मतलब इसका जो एक इंटेंशन था वो यही था कि सत्ताधीशों ने यहाँ भी उसको प्रश्रय दिया, उन्होंने उसको बढ़ाया और उनके संरक्षण में ही ये उगाही का कार्यक्रम हो रहा था। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि महाराष्ट्र में, मतलब बॉम्बे के अंदर, जो पुलिस कमिश्नर का जो कार्यालय है, पुलिस कमिश्नर के कार्यालय की ऊपरी मंजिल में वाजे की अपना ऑफिस था। मतलब वो पुलिस कमिश्नर के ऊपर बैठता था। उसका रहन सहन, उसका सारे जो अधिकार या उसका जो रुतबा जो था, वो पुलिस कमिश्नर को भी नीचे दबा रखा था। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या एक पुलिस कमिश्नर अपने अधिकारों को इस तरह से अवहेलित होते हुए देखना चाहेगा क्या? ऐसा तो लगता नहीं है कि एक पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर अपने जूनियर को अपने ऊपर बैठते हुए तो नहीं देख सकता, एटलीस्ट ऐसा मेरा मानना है। तो इसका मतलब है कि वो वाजे के ऊपर कोई उससे भी बड़ी शक्ति थी जो वाजे को इतना पावरफुल बना दिया था। तो वाजे को पावरफुल बनाने के पीछे कौन लोग थे, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको, जो पीछे की 10-15 सालों की जो महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है या जो राजनीति, जो घटनाएं हुई हैं, उस टॉपिक पर मैं जाना चाहता हूँ। फैक्ट तो ये है कि वहाँ पर 3 दलों का गठबंधन है। उसमें एनसीपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा दिलचस्पी एनसीपी ने लिया था, सबसे ज़्यादा। शिवसेना तो थी, शिवसेना को भी सत्ता चाहिए था। कांग्रेस, इतनी ज़्यादा दिलचस्पी कांग्रेस ने नहीं दिखाया था। शिवसेना का ज़्यादा ही एक्टिव रोल रहा है। और सच्चाई है कि शिवसेना के नेता शरद पवार के नेतृत्व में ही, या उनके ही लीडरशिप में ये कहा जाए, ये सारे तीनों दल इकट्ठा हुए थे और ये सत्ता
कि जो सत्तासीन लोग बैठे हैं आज, ये शरद पवार का ही एक माइंड था जो ये काम कर रहा है वहाँ पे। बात यह है कि शरद पवार ने इतनी दिलचस्पी क्यों ली? फैक्ट ये है कि महाराष्ट्र के अंदर ही उनकी केवल पार्टी का जो कुछ भी है वो केवल महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से बाहर तो कुछ है ही नहीं। और महाराष्ट्र में जो सत्ता से बाहर ही रहे हैं, काफ़ी टाइम से बाहर रहे हैं, तो उनकी पार्टी को जो फंडिंग होनी चाहिए थी, जो चंदे वगैरह चाहिए थे पार्टी को चलाने के लिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए चंदों की ज़रूरत होती है या पैसों की ज़रूरत होती है। और वो पैसे आएंगे कहाँ से? राजनीतिक दलों को ज़्यादातर लोग चंदे ही देते हैं। तो एनसीपी को चंदा कहाँ से आना था? महाराष्ट्र से आना था। सत्ता में वो थे नहीं, पीछे भी नहीं थे, अभी भी नहीं रहते। तो उनकी एक तरह से जीवन मरण का एक प्रश्न हो गया था, इसलिए वो सत्ता उन्होंने कहीं न कहीं सरकार को बनाने में इतना ज़्यादा एक्टिव रोल दिखाया। शिवसेना की कहानी भी कुछ ऐसे थी, जब वो बीजेपी के साथ भी अलायंस में थे तो इतना उनको खाने चबाने का मौका नहीं मिल पाया था, वो भी परेशानी झेल रहे थे। और कांग्रेस की भी आर्थिक स्थिति पार्टी की इतनी मजबूत नहीं रह गई थी, क्योंकि इनके पास 2-3 स्टेट बचे हैं, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहाँ से इतनी बड़ी उगाही नहीं हो सकती थी। उगाही का केंद्र तो बॉम्बे है ही, आपको पता है कि आर्थिक कैपिटल है इंडिया की, राजधानी वो है, आर्थिक राजधानी तो बॉम्बे ही है। तो वो सारी बातें हैं कि जो एक तरह से बॉम्बे बहुत ही एक उपयुक्त स्थान था जहाँ से खूब अच्छी खासी उगाही हो सकती थी। और इन पार्टियों ने मिलजुल करके खूब बढ़िया अपना एक संगठन बनाया और सत्ता में आ गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिवसेना वैसे भी एक हिंदूवादी पार्टी रही है, उसके एजेंडे और उसके सारे कार्यक्रम ही कांग्रेस से और एनसीपी से कहीं मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस भी उनके साथ आ गई और एनसीपी भी आ गई। मतलब ये कहीं न कहीं इनके पीछे कुछ कंपल्सन था। और जो मैं समझ रहा हूँ कि इन लोगों ने सोचा कि चलो अपनी नीतियों और रीतियों को थोड़े समय के लिए दूर कर दिया जाए और सभी लोग मिलकर के इकट्ठा हो जाएं और खूब बढ़िया से लूट खसोट करें और बढ़िया पैसा निकालते हैं। इन सब उद्देश्यों से ये लोग आए। उसके कुछ उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जितनी भी मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर जो बड़ी बड़ी घटनाएँ हुई हैं, उनमें सबसे पहले जो केस चाहे वो सचिन वाजे के कंट्रोल में था या नहीं था, लेकिन सचिन वाजे को ही सारा केस जाता था। सचिन वाजे को ही वो जो कि पीछे 2004-05 में वो सस्पेंडेड था, उसको रीइंस्टेट करवाने के लिए जो अपने मुख्यमंत्री प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस जी को पत्र भी लिखा था कि आप इस आदमी को बहाल कर दिए और इसको फिर से उसकी पोजीशन वापस कराइए। तो मेरा मतलब है कि जब वो सत्ता में भी नहीं थे या उनकी सरकार भी नहीं थी, तब भी वो वाजे के लिए इतने ज़्यादा मर रहे थे या परेशान हो रहे थे, या आखिर क्या उनको इतनी बड़ी दिलचस्पी थी? इसका मतलब है कि वाजे के पीछे वो पहले से ही थे, या यूँ कहूँ कि वाजे उनका आदमी पहले से ही था। अब देखिए, जैसे भी जितनी बड़ी बड़ी घटना केसेस हुए हैं, सारे केस वाजे के पास। अभी आप दिलीप छाबड़िया का केस रहा है, जो मोटर मॉडिफाइंग कंपनी चलाते रहे हैं, उन पर भी हुआ। अभी इससे भी पहले एक कास्टिंग काउच केस हुआ था, जिसमें बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर्स के ऊपर एक्शन लिया गया था, सबको बुलाया गया, यहाँ तक कि ऋतिक रोशन और जैसे एक्ट्रेस को भी बुलाया गया। उनकी भी जांच पड़ताल होती रही कहीं कहीं किसी न किसी केस में। फिर थोड़े दिनों बाद उनका भी केस बंद हो गया। मतलब कि एक मोटी ताज़ी अच्छी खासी उगाही करने के बाद केस सारे बंद हो जाते थे और सारा केस वाजे के पास ही जाता था। तो क्या वाजे अकेले ही था ये काम कर रहा था? ऐसा तो नहीं है, वाजे के पीछे भी लोग थे। अब बात यह आती है कि वाजे इस तरह से इतनी सारी कमाई तो नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने वाजे के ऊपर एक प्रेशर डाला कि भाई ऐसा है कि ये कमाई या पैसा इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब कि वाजे जो था वो अब इनकी डिमांड से कुछ ज़्यादा ही या यूँ बोला जाए कि उत्साहित हुआ, मैं कह सकता हूँ, या इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए उसने सोचा कि सबसे बढ़िया जगह तो एंटीलिया ही है, और वो एंटीलिया पे जाके धमक लगा दी उसने। लेकिन मुसीबत यह है कि एंटीलिया में जाके वो फंस गया और सारे उसके राज खुल गए। और एंटीलिया की जो उसकी उगाही का जो प्रोग्राम था वो एक मोटा ताज़ा था, अच्छा खासा रकम निकालने की वहाँ से तैयारी हो रही थी। और एंटीलिया उसके हाथ में आती उससे पहले वो खुद ही हाथ में आ गया। और जिस तरह से अभी एनआईए पीछे लगी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है वहाँ पर और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं। मित्रों, आपने मेरे इस वीडियो को देखा, आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।